him their last tribute. जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में शाम के 5:17 पे नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे कौन था, उसने गांधी जी को कैसे और क्यों मारा, आइए हम इस बात की छानबीन शुरू करते हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र की एक ब्राह्मण हिंदू फैमिली में हुआ था। वो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे। उसके बाद उन्होंने दर्जी का काम किया। कुछ समय बाद उन्होंने फल बेचने का भी काम किया था। 1932 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी की कुछ विचारधाराओं का विरोध करना शुरू किया। जैसे पहली विचारधारा ये कि जो गांधी जी नॉन वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये काफ़ी नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ गवर्नमेंट जो है वो ऐसे जाने वाली नहीं है जब तक हथियार नहीं उठाए जाएंगे। दूसरी बात ये थी कि जो गांधी जी का सेकुलर अप्रोच है कि वो मुसलमानों को भी साथ में लेकर के चलते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो हिंदूज़ के इंटरेस्ट हैं वो हाइंडर होते हैं। लेकिन गांधी जी का मानना था ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है, यदि हमने वायलेंस का इस्तेमाल किया या फिर हिंसा का इस्तेमाल किया तो हमारे साथ क्या होगा। आईपीसी के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ तो हमारे ऊपर मुकदमा चलाएगी, या तो हमको जेल में डाल देगी, या तो हमको फांसी दे दी जाएगी, या तो हमको मरवा दिया जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के साथ हुआ था कि उनको मार दिया गया था। बाद में हम देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, क्योंकि उन लोगों ने वायलेंस का इस्तेमाल किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी पाने। 25 जून 1934 को नाथूराम गोडसे और उनके साथियों के द्वारा गांधी जी को मारने का पहला अटेम्प्ट किया गया था, जब गांधी जी अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ पुणे में एक कॉरपोरेशन ऑडिटोरियम में स्पीच डिलीवर करने जा रहे थे। तो नाथूराम गोडसे ने प्लान किया था कि जैसे ही गांधी जी एंटर करेंगे ऑडिटोरियम में, वहाँ पे ब्लास्ट करके गांधी जी को मार दिया जाएगा। गांधी जी जब जा रहे होते हैं तो उनके साथ दो कार होती हैं, एक कार में वो और उनकी वाइफ होते हैं, और दूसरी कार जो होती है वो साथ में होती है। लेकिन जो गांधी जी की कार है वो थोड़ा डिले पहुंचती है, तो जो दूसरी कार थी वो जब पहुंचती है ऑडिटोरियम में, वैसे ही नाथूराम गोडसे के द्वारा यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया जाता है। और हम देखते हैं उस ब्लास्ट में लगभग 9 लोग काफ़ी सीरियस रूप से घायल हो गए थे। गांधी जी बाद में पहुंचे थे, तब उनको सारे मामले के बारे में जानकारी हुई। मई 1944 में नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने गांधी को मारने का सेकंड अटेम्प्ट किया, जब गांधी जी महाराष्ट्र के सतारा में एक पंचगनी हिल स्टेशन पर मीटिंग ले रहे थे। उस मीटिंग के दौरान ये लोग पहुंच जाते हैं और गांधी जी को चाकू के माध्यम से मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहाँ पे जो लोग उपस्थित होते हैं उन्होंने इन हथियारों को पकड़ लिया था, और जिसकी वजह से ये हमला जो था वो नाकाम हो गया। हथियारों को पकड़े जाने के बाद गांधी जी इनको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि गांधी जी एक बैरिस्टर थे, लॉयर थे, वो और एक पॉलिसी को फॉलो करते थे जिसको लॉ में बोला जाता है पॉलिसी ऑफ नॉट प्रेसिंग द क्रिमिनल चार्जेस। इसमें क्या होता है कि गांधी जी ने उनको बैठाला और उन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि हाँ हमने अटेम्प्ट किया था, लेकिन आगे से हम गांधी जी को मारने का दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने उनको खुद ही पार्डन कर दिया, तो इस वजह से उनको रिलीज़ कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। सितंबर 1944 में गांधी जी को एक बार फिर से मारने की कोशिश करते हैं नाथूराम गोडसे और उनके साथी। जब गांधी जी महाराष्ट्र में सेवाग्राम से मुंबई जा रहे थे, तब इन लोगों ने गांधी जी की गाड़ी को घेर लिया और चाकू दिखाकर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारने की धमकी दी। लेकिन इस बार फिर गांधी जी ने उनको माफ़ कर दिया उसी पॉलिसी के तहत, जिसमें पर्सनल सेटलमेंट करके अपराधी को रिलीज़ कर दिया जाता है। 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने भारत में एक नया वॉइसरॉय भेजा है जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो रही है, और इसकी रिपोर्ट वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली को देते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पे भारत का डिवीज़न इंडिया और पाकिस्तान में करना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वायलेंस बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे बिना डिवीज़न के कोई भी हल नहीं निकलने वाला है। प्राइम मिनिस्टर एटली की इजाज़त के बाद 3 जून 1947 को वॉइसरॉय माउंटबेटन ने भारत को डिवाइड करने का एक प्लान रखा, जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और इस प्लान के तहत ये डिसाइड हुआ था कि भारत का डिवीज़न किया जाएगा पाकिस्तान और भारत में। साथ ही साथ जो भारत की संपत्ति है, जो एसेट्स हैं, उसका भी डिवीज़न किया जाएगा भारत और पाकिस्तान में, जिसमें ये तय हुआ था कि जो भारत की संपत्ति है, पूंजी है, उसका 17.5% यानी 17.5% पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। और इन संपत्तियों में शामिल होंगे जैसे कि मिलिट्री के एसेट्स हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं और एयरफोर्स के हैं, इंडियन रेलवेज़ के हैं, इंडियन सिविल सर्विस के हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रल ट्रेजर है, जो सरकारी खजाना है, जो कि लगभग $400 मिलियन के आसपास का है,
उसमें भी पाकिस्तान को हिस्सा दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे को जब ये खबर पता चली कि भारत का विभाजन किया जाएगा और भारत की कुछ संपत्ति का हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा, तो नाथूराम गोडसे का गुस्सा और ज़्यादा उबाल पा जाता है और नाथूराम गोडसे यहाँ पे तय कर लेता है गांधी जी को अब जल्द से जल्द मरना ही होगा। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत देश का निर्माण हो जाता है, लेकिन बंटवारे के जस्ट बाद ही हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद पैदा हो जाता है कश्मीर को लेकर के। और यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो भारत पर अटैक कर देता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। पार्टीशन प्लान में जो तय हुआ था कि टोटल संपत्ति का 17.5% पाकिस्तान को दिया जाना है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा हिस्सा बाकी था जो पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किया गया था, डिलीवरी उसकी बाकी थी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान को जो रिमेनिंग कैपिटल जो एसेट्स का डिलीवरी है वो रोका जा सकता है, जिसकी वजह से पंजाब और लाहौर में बहुत ही बड़े स्केल पे वायलेंस शुरू हो जाती है। इस वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को एक उपवास शुरू किया और उन्होंने बोला जब तक ये वायलेंस ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उनका उपवास नहीं ख़त्म होगा। और ये वायलेंस रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल ट्रांसफ़र बचा है पाकिस्तान को, उसका पेमेंट जल्द से जल्द भारत सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बना दिया था भारत सरकार पे कि वो कैपिटल ट्रांसफ़र जल्द से जल्द पाकिस्तान को करें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भारत की सरकार है गांधी जी की इस बात को मान लेती है और कैपिटल ट्रांसफ़र के लिए हामी भर देती है। गांधी जी के उपवास के कारण यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट मान जाती है कि हम कैपिटल जो रिमेनिंग कैपिटल ट्रांसफ़र बचा है पाकिस्तान को उसका पेमेंट कर देंगे। इस खबर को सुन के नाथूराम गोडसे का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उसी दिन से तैयारी शुरू कर देता है कि गांधी जी को अब जल्द से जल्द मारना होगा। गांधी जी को मारने के लिए नाथूराम गोडसे ने बर्नेटा M1934 नाम की एक पिस्टल खरीदी थी। नाथूराम गोडसे को खबर मिलती है कि गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में रुके हुए हैं, तो उनको मारने का प्लान तैयार करता है और इस प्लान के तहत ये तय होता है कि वो लोग दिल्ली के बिरला हाउस में जाएंगे, वहाँ पे 2 ग्रेनेड्स फेंकेंगे और उस ग्रेनेड्स को फेंकने के बाद वहाँ पे भीड़ अलग हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी और गांधी जी आइसोलेट हो जाएंगे और उनको मारने में बहुत ही आसानी हो जाएगी जब वो आइसोलेट हो जाएंगे। इस प्लान के तहत ग्रेनेड को फेंकने की जिम्मेदारी दिगंबर बोडके को दी जाती है कि वो जाएगा और गांधी जी के पास ग्रेनेड्स को फेंक देगा, जिससे वहाँ की जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाएगी और गांधी जी अकेले हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे जो नाथूराम गोडसे हैं वो आएंगे पिस्टल लेकर के और गांधी जी के सीने में 3-4 गोलियां उतार देंगे। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए नाथूराम गोडसे 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि जो दिगंबर बोडके है वो पहला ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन दूसरा ग्रेनेड फेंकने का उसके अंदर साहस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये सभी लोग जितने भी गैंग के मेंबर हैं ये जनता के साथ भाग जाते हैं और ये प्लान यहाँ पे फेल हो जाता है और गांधी जी एक बार फिर से बच जाते हैं। नाथूराम गोडसे नहीं मार पाता है गांधी। 20 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा ये जो अटेम्प्ट किया था गांधी जी को मारने का वो फेल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बिरला हाउस में गांधी जी की सुरक्षा में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी जाती है, लेकिन 10 दिन के बाद दिन आ जाता है 30 जनवरी 1948 जिस दिन गांधी जी की हत्या होनी थी। तो आइए हम बात करते हैं कि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ और उस घटना को समझने के लिए हम एक किताब का रेफरेंस लेंगे जो 1962 में पब्लिश हुई थी और इस किताब को लिखा है गांधी जी की भतीजी मनुबेन गांधी ने। एक्चुअली जो मनुबेन गांधी हैं वो गांधी जी का जिस दिन असैसिनेशन हुआ है, हत्या हुई है, उस दिन गांधी जी के साथ उसी जगह उपस्थित थी, गांधी जी के साथ थी जिस दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था। तो अपनी बुक लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ बापू में मनुबेन गांधी ने लिखा है कि 30 जनवरी 1948 की शाम को सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ गांधी जी की एक मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग के लिए गांधी जी 10 मिनट लेट हो चुके थे और हम लोग सब गांधी जी के साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे और मीटिंग के लिए जा ही रहे थे। रास्ते में एक खाकी की वेशभूषा में एक बंदा आ जाता है और गांधी जी के चरण को छूने लगता है। तो मनुबेन गांधी लिखती हैं कि उन्होंने उस बंदे से बोला कि वो साइड में हट जाएं क्योंकि गांधी जी को ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुका है, मीटिंग अटेंड करनी है। लेकिन उस बंदे ने जो मनुबेन गांधी है उनको साइड में ढकेल दिया और मनुबेन गांधी गिर जाती हैं। उनके हाथ में एक नोटबुक होता है और एक स्पिटन होता है गांधी जी का, जिसको वो बटोरने लगती हैं। जैसे ही वो अपनी चीज़ों को बटोरने लगती हैं तो उनको 4 गोलियों की आवाज़ आती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जब उनकी नज़र गांधी जी पर पड़ती है तो वो देखती हैं कि गांधी जी के सीने पे खून ही खून है और गांधी जी है राम बोल रहे हैं। और इस समय उन्होंने अपनी घड़ी को देखा मनुबेन गांधी ने,
तो देखा उन्होंने घड़ी में कि 5:17 हो रहे हैं। गोली लगने के बाद अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पे कॉलोनल भार्गव के द्वारा गांधी जी को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि बिरला हाउस में एक बंदा उपस्थित था जिसका नाम था हर्बर्ट थॉमस राइनर, जो कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट था। जब गॉडसे गांधी जी को गोली मारने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच हम देखते हैं यही जो बंदा है, जो अमेरिकन डिप्लोमेट है, हर्बर्ट थॉमस राइनर, वो गॉडसे को पकड़ लेता है पीछे शोल्डर्स के माध्यम से और भागने नहीं देता है। और उसकी हेल्प से वहाँ पे जो पुलिस होती है वो जाके गॉडसे को पकड़ लेती है और गॉडसे यहाँ पे पकड़ा जाता है गांधी जी को मारने के बाद। अब मैं ज़रा उन लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहूँगा जो नाथूराम गॉडसे को पक्का देशभक्त मानते हैं और अपना हीरो मानते हैं, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल हैं, जो खास करके अपना हीरो मानते हैं नाथूराम गॉडसे को और पक्का देशभक्त मानते हैं और गांधी जी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। अब मैं नाथूराम गॉडसे के उन फॉलोअर्स को जवाब देना चाहता हूं जो ये तर्क देते हैं कि गांधी जी की वजह से जो पैसा था वो पाकिस्तान के पास चला गया, वो पैसा हमारे ऊपर खर्च हो सकता था। तो मैं बता दूं कि पार्टीशन प्लान में ही तय हुआ था कि जो भारत का टोटल पूंजी है उसका 17.5% पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने विरोध किया था कि अगर ये पैसा नहीं दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा संपत्ति को लेकर के इंडिया और पाकिस्तानी में बहुत झगड़ा आने वाले समय में हो सकता है। और इंसानियत के नाते भी हमको, चूँकि जो पाकिस्तानी हो पहले तो भारतीय थे ना, अब हो गए ना पाकिस्तानी, तो इंसानियत के नाते भी हमको जो पैसा डिसाइड हुआ है पाकिस्तानियों को देने का वो हमको देना चाहिए। तो वो आप लोग खुद ही तय कर सकते हैं कि जो एक कम्युनिटी के लिए लड़ रहा था वो ज़्यादा वीर होता है या जो देश के लिए लड़ता है वो वीर होता है। जवाब जो है वो आसान है, आप लोग सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।